हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कुछ ऐसे टिप्स जिनको अपना के आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं इंटरव्यू में। हम इसके पहले सीपीटी के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके या चैनल पे देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोज हैं जो आपको सीपीटी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज मैंने बनाए हैं, तो आपको पूरी जानकारी उसकी मिल जाएगी। सीपीटी के बाद सबसे पहला तो जो इसकी स्टेप्स हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है। तो मैं अगर पहले स्टेप की बात करूँ तो वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें मुझे आपको कुछ नहीं बताना है। मैंने बताया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, वहाँ जिन डॉक्यूमेंट्स को उनको लेना होगा, देखना होगा, वे आपको लेके आपसे देखेंगे। उसके बाद सेकंड थिंग्स की अगर मैं इस पर भी मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया था, पूरा वीडियो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वगैरह। अब मैं अगर सेकंड थिंग्स की बात करूँ तो सेकंड होता है सीपीटी। ठीक है, सीपीटी पर मैंने काफ़ी वीडियोज बनाए, वो आप लोगों ने देखे होंगे। थर्ड पॉइंट होता है लैंग्वेज टेस्ट जो होता है। तो लैंग्वेज टेस्ट अभी जैसे कि जो इंटरव्यू हुआ एक स्कूल में, एक आर्मी पब्लिक स्कूल में जो इंटरव्यू हुआ बैरकपुर में, वहाँ पर क्लासेज नहीं दी गई थी करने के लिए, उन्होंने लेसन प्लान बनवाया था। ठीक है, तो मैंने उसके पहले ही मैंने आपको लेसन प्लान का एक वीडियो बना के दिया था कि आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने खुद से एक टॉपिक दिया और कहा इस पर 5 पेज का आप लेसन प्लान बनाइए। तो अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपको लेसन प्लान बनाने के लिए कहा जाए तो उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट भी बना दिया है और लेसन प्लान के आधार पे आप टीचिंग कर सकते हैं, या टीचिंग में आप अगर टीचिंग करवाई जाती है तो आप टीचिंग करते समय लेसन प्लान की हेल्प ले सकते हैं। तो इसलिए लेसन प्लान का भी एक वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही डाला हुआ था, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो ये 3 स्टेप पूरे हो गए। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप है इंटरव्यू। ठीक है, जो पैनल के सामने होता है। अब यह हमारा मेन होता है और सबसे ज़्यादा यहाँ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बाकी काम तो आपको कंप्यूटर पे करना होता है या क्लास में करना होता है। तो ये सब इसके पहले के जितने स्टेप्स थे वे फॉलो करने तो ईजी होते हैं, थोड़े वे आपको सीख लेने होते हैं, हो जाते हैं। लेकिन जो लास्ट स्टेप होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू पैनल, ये जो है ना काफ़ी टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही एक हवा बना चुके हैं। अभी भी आपके मन में एक डर होगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे ना तो आपके मन में एक होगा पता नहीं क्या क्वेश्चन आएगा वहां से, पता नहीं मैम कौन सा क्वेश्चन आगे बताने वाली हैं, हम क्या कैसे आंसर देंगे। और दूसरी चीज़, वहाँ के जितने भी एप्लीकेशन के लिए जितने भी फॉर्म आए सीएसबी के, उस हर जगह में जहाँ की वैकेंसी आई वहाँ पे लिखा हुआ था इंग्लिश इज मैंडेटरी, इंग्लिश चाहिए उन्हें। तो ऐसे में आपके अंदर एक और डर बना हुआ है कि हमारी इंग्लिश, अगर जिनकी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मॉडरेट है, तो उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि इंग्लिश में ये पूछेंगे हम क्या बोलेंगे, हम कैसे बात करेंगे, क्या जवाब देंगे। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको पेज दिख रहा होगा आर्मी पब्लिक स्कूल रांची का। तो देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल रांची का पेज मैंने यहाँ पर ओपन इसलिए किया है क्योंकि जो इंटरव्यू होने वाला है अभी 27 को, वह इंटरव्यू सबसे पहला इंटरव्यू अब रांची में ही है। किसी और स्कूल का भी मुझे पता नहीं चला है, सिर्फ रांची और कानपुर के इंटरव्यू का भी मुझे पता चला है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ रांची का। तो रांची में जो सबसे पहला इंटरव्यू है 27 को, और 27 से शुरू है एपी वहाँ पे कानपुर में भी। तो इसका ये समझ लीजिए कि फॉर्मेट लिया है मैंने, कानपुर में भी ये लागू होगा। आप कानपुर की वेबसाइट ऐसे खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे आपको ना अपना मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा इस इंटरव्यू के लिए। आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। आप मेंटली प्रिपेयर कैसे होंगे? तो उसके लिए इस वेबसाइट पे जाइए। ठीक, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको होम पेज मिलेगा। इस सबसे पहला पेज होम पेज पर आपको मिलेगा आवर स्कूल लिखा हुआ। ठीक है, मतलब अबाउट रांची आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ से आप जरूर पढ़िएगा। मैंने हर वीडियो में बताया है कि आप स्कूल की वेबसाइट के बारे में, उस स्कूल की वेबसाइट पर जाइए और अबाउट वाले सेक्शन को जरूर पढ़िए। ठीक है, और यहाँ से जब रीड मोर आए ना, तो यहाँ इस होम पेज पर नीचे आइए, तो ये सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। रीड मोर में यही सब है,
इन्हीं के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करिए आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ना शुरू करिए। और इसमें एक जगह है डीपाटोली कैंट, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ना वह डीपाटोली कैंट में है। अच्छा, आपको डीपाटोली कैंट के बारे में पता है? नहीं पता हो तो आप यहाँ से विकीपीडिया पे जाइए। इस समय सबसे अच्छी बात तो यही है कि विकीपीडिया और गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाता है। विकीपीडिया पे जाइए और यहाँ पर 2-3 लाइन लिखे हुए हैं डीपाटोली कैंट के बारे में, ठीक है। डीपाटोली कैंट वह जगह है जो झारखंड का एकदम अर्बन इलाका है, मतलब अर्बन एरिया है जो, और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय भी है, आर्मी स्कूल भी है, और सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी स्कूल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स हैं। और यहाँ के बारे में बात करें तो यह कहाँ पे है? हजारीबाग से जमशेदपुर को जोड़ने का काम करता है रांची के द्वारा, ठीक है। डीपाटोली जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है डीपाटोली के बारे में वह यह है कि 2008 में झारखंड वार मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया था, ठीक। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप जिस जगह पे जा रहे हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको इसके बारे में, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको मैं कुछ बताऊंगी इसके बारे में। तो यहाँ पर ये चीज़ आप पढ़ लीजिए कि यहाँ पर 2008 में झारखंड वार मेमोरियल का निर्माण किया गया था। और क्यों किया गया था? जो झारखंड के जिन लोगों ने देश के लिए सेक्रीफाइस किए हैं उन लोगों को ऑनर देने के लिए, ठीक है। और यहाँ के बस आप इतना ही जानिए डीपाटोली कैंट के बारे में। अगर ज़्यादा कुछ आपको जानना है तो झारखंड वार मेमोरियल का पेज भी यहाँ से ओपन हो जाता है, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इतना आप जान लीजिए कि झारखंड डीपाटोली में झारखंड वार मेमोरियल है, 2008 में ये बनाया गया था, ठीक। अब फिर हम आ जाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के पेज पर। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं इन सबको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ स्कूल, विजन ऑफ द स्कूल, ये तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, विजन ऑफ द स्कूल। फिर मोटो, फिर प्रिंसिपल वाला, जैसे आप एक कॉलम ओपन करेंगे ना, यहाँ पर उन्होंने जो कहा है, जो मैसेज दिया है, वह मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मोटो, फिर मैनेजमेंट का ओपन करेंगे आप तो यहाँ पर स्कूल के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर कौन कौन से मेंबर हैं, चेयरमैन कौन क्या है, मतलब, और मैनेजमेंट में चेयरमैन हैं, मेंबर्स यहाँ पे कौन हैं, एजुकेशनिस्ट कौन है यहाँ पे, टीचर और ये, ठीक है, सेक्रेटरी। फिर ये फैकल्टी मेंबर्स के बारे में आप जरूर थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हो तो, नहीं दिया है फैकल्टी मेंबर्स के बारे में। फैकल्टी मेंबर्स में टीचिंग स्टाफ दिया है, ऐसे नीचे आइए तो टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर पेज ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम या कुछ इश्यू होगा जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपके यहाँ हो जाए तो ये देख लीजिएगा, ठीक। एडीएम स्टाफ की बात करिए, पेज ओपन नहीं हो रहा है, अगर आपका पेज इसका ओपन हो जाए तो आप जरूर देख लीजिएगा। 10 मिनट लगेंगे। न्यूज एंड अपडेट्स पे जाइएगा, अगर इन्होंने पीछे कुछ हुआ है कुछ अच्छा यहाँ पर तो उसके बारे में इन्होंने अपडेट दिया होगा। डाउनलोड कंसेंट फॉर्म पेरेंट, नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, कुछ नहीं देखना है, ठीक। तो इस तरह से आप होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर आप हिस्ट्री ऑफ द स्कूल, विजन ऑफ द स्कूल, मोटो, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, फैकल्टी मेंबर्स, ऐसे आप इन सबको देख लेंगे। ठीक ऐसे ही आप एपीएस कानपुर के बारे में भी देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट क्यों है यह जान लीजिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर आऊँ प्रिंसिपल, तो यहाँ पर आने के बाद नीचे दिखता है कुछ मुझे, आई क्वाड विवेकानंद हु सेड arise awake and stop not till the goal is reached। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल की थिंकिंग क्या है, वे कैसा टीचर चाहते हैं अपनी स्कूल में, ठीक। इट इज़ यू हु कैन मेक आवर ओन डेस्टिनी, इसके बारे में आप मतलब खुद पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, अगर आप चाहेंगे कि मैं बताऊं तो, और नहीं तो आप खुद पढ़ लें तो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन तो वो होता है कि टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उसमें आप शुरुआत करें अपने नाम से, ठीक। जो कुछ भी आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल पर्सन के तौर पर आप
किसी को अपने बारे में जितना बताना चाहते हैं उतना बताइए। आपका नाम, आपकी लास्ट एजुकेशन जहाँ आपने पढ़ाई करी थी, या आप अगर कहीं टीचिंग कर रहे थे या कोई जॉब कर रहे थे लास्ट में, अभी आप कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन भी बताइए। और इसके साथ अगर आपने कभी कुछ कोई प्राइज़ आपको मिला है तो आप वो बता सकते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज आप अगर अपनी स्कूल में कोई करवाया है जो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय रहा, आप उसके बारे में बता सकते हैं। और इस तरह से आप खास बातें बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं मेन, उनकी बात करें तो व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। यह क्वेश्चन तो कॉमन क्वेश्चन है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। और अगर हम कहें तो एक प्रॉपर इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन तो यह होता ही है, व्हाई डू यू वांट टू बी अ टीचर। इनमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, इन सभी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो आपका आना ही है, वे जरूर पूछेंगे। वे जानना चाहते हैं तो वे कुछ ना कुछ तो इसमें से जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो व्हाई डू यू वांट बी अ टीचर, क्या बताएंगे आप इसके लिए, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं दूंगी, आंसर आप खुद एराइज करेंगे। हर इंसान के टीचर बनने की एक अपनी वजह होती है, सबकी एक वजह होती है। तो आप अपने सबसे जो आपके बेस्ट टीचर रहे हों अब तक के, बेस्ट टीचर, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड टीचर भी हो सकते हैं, आपके कॉलेज टीचर भी हो सकते हैं। ठीक, जो भी आपके बेस्ट टीचर हों, उनकी जो बातें आपको सबसे अच्छी लगी हों, ठीक, उसे रिमेम्बर करिए। उनसे आपने जो इंस्पायरेशन लिया, जो भी आपने उनसे सीखा, जो या बीएड या डीएलएड करने आप जिसकी वजह से आए, एक तो वजह देखो, एक कॉमन वजह होती है डीएलएड और बीएड करने की ये कि बेटा कर लो जॉब मिल जाएगी। ठीक, टेट पास कर लोगे जॉब मिल जाएगी। उस कॉमन क्वेश्चन को उसको मत यहाँ बोलना। आपकी एक जॉब के बारे में एक बात कही जाती है कि जॉब ना आपको अपने पास बुला लेती है, आप जिसके लायक हो वही आपको मिलता है। तो आप वहाँ से इस चीज़ को जानो कि इसको आपको टीचिंग एज ए पैशन है और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, उसको खुद से सोचो। अपने एक बेस्ट टीचर के बारे में सोचो और उनसे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या मोटिवेशन मिलता है, उसको सोचो और उसे एक सेंटेंस बनाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगी अपनी ओर से तो आप उसे रट लोगे, और रटने के बाद अगर आप वही वहाँ पे बोलते हो तो ये उतना मतलब बात ना दिल से निकलनी चाहिए। इसलिए मैं वो सेंटेंस आपको कुछ नहीं बता रही हूँ। तो बात ना खुद से निकालो, खुद से, कि कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया, उनकी क्या अच्छाइयाँ थी, वही अच्छाई आपको देनी है अपने समाज को। ठीक, जिनको पढ़ा रहे हो ना, एक शिक्षक, मेरा लोगो आपने देखा होगा, अगर कभी आपने चैनल को, विकल एजू पॉइंट को कभी देखा होगा, अगर आपने उसके चैनल पे जाके, तो आपने देखा होगा मेरे लोगो में लिखा हुआ है टीचर्स हु बिल्ड द नेशन। ठीक है, तो वहाँ जब आप, टीचर के अंदर वो ताकत है कि वह निर्माण और कर सकता है देश का। किसी ने बहुत पहले, किसी महापुरुष ने कहा था कि निर्माण और विनाश मतलब, निर्माण और विनाश मतलब किसी को बनाना और उसे नष्ट कर देना, यह शिक्षक की गोद में खेलती हैं। मतलब निर्माण और विनाश शिक्षक की गोद में खेलते हैं। इट मीन्स कि शिक्षक जो चाहे ना वह करा सकता है, क्योंकि उसके पास बच्चे होते हैं, इतने स्टूडेंट होते हैं, और स्टूडेंट से परमात्मा से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। और हमारे भारत में तो गुरु परंपरा है। तो आप उस अच्छाइयों को याद करो। इस टीचिंग को आप जॉब नहीं समझो, अपना पैशन समझो, क्योंकि दुनिया आपको पैसे तब नहीं देती है जब आप हाथ फैला के मांगते हो। दुनिया आपको पैसे देने के लिए आती है जब आप दुनिया के लिए बिना कुछ मांगे करके दिखाते हो। तो आप इस चीज को
सेट करो अपने माइंड में कि आपको करके दिखाना है, आपको दूसरों के लिए जीना है। आप ये सोच के जाओ ना कि आपको किसी और के लिए जीना है। बस एक बार ये सोचो कि आपको किसी और के लिए जीना है, और आपके पास आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा कि आपको क्या आंसर देना है। मैंने जब भी इंटरव्यूज में अपने आंसर दिए, दिल की आवाज़ से आंसर दिए, मैं वहाँ क्वालिफाई हुई हूँ। तो आप वो काम करो, जहाँ भी दो दिल की आवाज़ को सुनो और आंसर दो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या हो सकता है? व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर स्कूल डिस्ट्रिक्ट? ये क्वेश्चन तो अमूमन पूछना ही है उनको, क्योंकि एपीएस में 4 से 5 वैकेंसीज निकल रही हैं। ठीक, और ये वैकेंसी जैसे कि अभी रांची में वैकेंसी निकली है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और भी आसपास के जो राज्य होंगे, उन सभी राज्यों से, उस सभी स्टेट से कैंडिडेट वहाँ जाएंगे। भले दूरी है, कितनी भी दूरी है, 24 घंटे का रास्ता है, लेकिन कैंडिडेट वहाँ जाएंगे। कानपुर में यूपी में है, लेकिन बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार तो कहाँ ना मैंने, इन सभी जगह के, इससे दूर के भी कैंडिडेट यहाँ आएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, यह क्वेश्चन तो बनता है कि भाई तुम 400, 500, 700 किलोमीटर दूर से यहाँ क्यों आ रहे हो? बनेगा कि नहीं? आप इतनी सैलरी के लिए, मतलब क्या आप सिर्फ सैलरी के लिए आ रहे हो? इतनी दूर आप क्यों आ रहे हो? तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई सैलरी के लिए सर जी, आप हमारे पास नौकरी नहीं है इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं। दैट्स नॉट यूनिक आंसर। तो आप यहाँ पर काम करना क्यों चाहते हो? इसीलिए मैंने कहा था कि आपको यहाँ काम करने के लिए जानना चाहिए उस स्कूल की कुछ खास बातें। ठीक, जब यहाँ का मोटो पढ़ेंगे, आप टीचर प्रिंसिपल की बात पढ़ेंगे और मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और वहाँ के आसपास के क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जैसे कि झारखंड के बारे में आप जब जानते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आप झारखंड में जॉब करना क्यों चाहते हैं। ठीक, तो वहाँ जैसे वार मेमोरियल है, उस स्कूल की कुछ खास बातें आप जानिए। जैसे जो झारखंड के लोग हैं, उनसे तो मुझे लगता है वे झारखंड के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जो बाहर के हैं वे भी झारखंड के बारे में बेहतर जान सकते हैं। तो यह जब आप जान लेंगे ना, पता कर लेंगे, तो आपके लिए आंसर देना ईजी हो जाएगा। उस स्कूल की खासियत बताइए कि आपके स्कूल की ये खासियत है, इसलिए मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यह मत बताइए कि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आपके यहाँ से वैकेंसी निकली और मैंने अप्लाई किया। क्योंकि वैकेंसी निकली, अप्लाई किया, बात तो सही है, लेकिन वे आपसे यह सुनना नहीं चाहते। सच्चाई उन्हें पता है, लेकिन वे आपसे एक ऐसा आंसर चाहते हैं जो पॉजिटिव लगे, कॉमन ना हो, पॉजिटिव हो और अलग हो। ठीक, तो आप नेचुरल, डिफरेंट, यूनिक आंसर दीजिए। ओके, आते हैं अब हम थर्ड क्वेश्चन पे, और मैं किसी का आंसर नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर आप खुद दिल से लीजिए, अपने दिल से पूछिए कि आपको अगर, और ये काम ना इसलिए नहीं कि सैलरी कितनी होगी, सैलरी के बारे में भूल के और ये काम करो। दुनिया में बहुत पैसा है, बिखरा हुआ है, लेकिन उठाने की आपको ताकत चाहिए। वह उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, और जब झुकोगे किसी के लिए तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप समझिए कि आपको एज ए टीचर आपको काम करना है तो किसी और के लिए करना है, देश के लिए करना है, देश के निर्माण के लिए करना है। ठीक है, तो अगर हम उतनी दूर जा रहे हैं, उतनी दूर जाएंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे, उतनी दूर जाके अगर हम टीचिंग करेंगे तो किसके लिए? देश के लिए। ठीक, उस देश में हमारा परिवार भी आता है, परिवार की खुशी भी आती है, तो भाई उसको भी देश के में लगाओ ना, कि उनको भी देश के नाम करो कि हमारे परिवार की खुशी है, मतलब देश की खुशी है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन यू हेल्प आवर स्कूल? सही बात है भाई, आप उनके, या फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन हो सकता है हाउ कैन यू हेल्प आवर स्टूडेंट्स? आप उनके स्टूडेंट्स और उनके स्कूल के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो? बहुत सारे टीचर हैं, आपको ही क्यों लिया जाए? अगर हम बात करें पीआरटी की तो 250-300 के करीब स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ही क्यों लेंगे भला? वो
वो किसी और को भी चुन सकते हैं। तो आपको यहाँ अपनी अच्छाइयाँ बतानी हैं, अपनी स्ट्रेंथ बतानी है, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ। और अपनी जब आप स्ट्रेंथ बताओगे तो उस स्ट्रेंथ में उनको पता चल जाएगा कि उस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू मतलब ज्वाइंट कर दो उनके स्कूल से। जैसे कि जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो बच्चे की स्टूडेंट की जो का जो प्रीवियस नॉलेज है उस प्रीवियस नॉलेज को जोड़ देते हो ना, आज के नॉलेज से जो आपको पढ़ाना है उससे जोड़ के लाते हो ना। तो ठीक वैसे ही आपको जोड़ना है कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो उनके स्कूल की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार सोचो कि आप में क्या खास बात है। जैसे अगर आप साइंस के टीचर हो, मुझे हमेशा साइंस ही याद आता है क्योंकि मैं खुद भी साइंस की हूँ। तो देखो, अगर आप साइंस के टीचर हो तो आप बता सकते हो उनको कि मैं बच्चों को करके सीखने में मदद करता हूँ, मतलब करके सीखने में बिलीव करता हूँ कि बच्चा करके सीख सकता है, अपनी इन्वायरमेंट से सीखता है और मैं उसमें उसकी मदद कर सकता हूँ। और मैं एज ए सुपरवाइजर मैं उसको सुपरविजन करूँगा और करके सीखने में मदद करूँगा। मैं डिफरेंट मैं मानता हूँ कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है और उन्हें अलग तरह से सीखना है, वगैरह वगैरह। आप अपने अकॉर्डिंग सोचो कि आप क्या सोचते हो। आप अपने बारे में देखो, आप याद करो कि आप क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, क्लास 3 में थे, ठीक, सबसे छोटे क्लास में थे। आपको क्या ज़रूरत थी, या वो याद करो जब से याद है आपको। आप कहोगे क्लास 1 का तो याद नहीं है, तो जिस भी क्लास में आप थे उस क्लास में आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी, ऐसा जो आपको या तो टीचर से नहीं मिल पाया या फिर टीचर ने दिया और आपके आइडियल बन गए। ठीक, तो उस बात को आप यहाँ पे रखो कि देखो, बच्चे तब के थे या अब के हों, सबकी कुछ बातें तो तब भी थी और अब भी हैं कि बच्चा खुद को जब अकेला महसूस करता है तो उसे टीचर की ज़रूरत होती है। बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है, उसे हमेशा हर चीज़ के बारे में जानना होता है, वो अलर्ट होता है उसके अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, तो उसे सब कुछ के बारे में जानना होता है। और एक ऐसा टीचर जो उसे हर चीज़ के बारे में समझाए, उसे और ज़्यादा उत्सुक बनाए, वह फेवरेट टीचर होता है किसी भी स्टूडेंट का। तो आपको ऐसा मतलब कुछ ऐसा आंसर देना है, खुद को पहले जोड़ना है, अपने बचपन को याद करो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी, वह ज़रूरतें आज भी हैं। जैसे कि दाल रोटी की ज़रूरत ना, रोटी और कपड़े और मकान की ज़रूरत 10 साल पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी, आज भी है और 100 साल बाद भी रहेगी। ठीक, तो आपके टाइम में 20 साल पहले 25 साल पहले भी ज़रूरत जो थी आपको, वही ज़रूरतें आज के बच्चे को भी हैं। तो आप खुद को जोड़ो वहाँ से, और जब आप रियलिस्टिक आंसर दोगे ना, जो रियल है, जो आपके आत्मा से निकल के आ रही है आवाज़, जो आपके दिल से निकल के आ रही है, तो वह सामने वाले के दिमाग को छू जाएगी। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन, ये तो 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मतलब एक तो आपका इंट्रो और 4 क्वेश्चन। अब हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर, व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्हाट क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज इंटरनेट, हाउ यू कैन यूज इंटरनेट इन योर टीचिंग, हाउ कैन यू यूज कंप्यूटर इन योर टीचिंग, हाउ कैन यू इसमें क्या पूछ सकते हैं, इससे और जुड़ा हुआ वे पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू यूज कंप्यूटर फॉर इंटरेक्ट योर योर स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन भी कंप्यूटर से जुड़े हुए पूछ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, कंप्यूटर नेट के बारे में पढ़ लेना। और अगर ये बात करें ना कि आप टीचिंग से कैसे जोड़ सकते हो, तो सीधा बनाना पीपीटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग से बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। ऑडियो विजुअल थिंग्स बच्चे पसंद करते हैं और इस तरह से भी काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं। और मैं इसको कैसे जोड़ सकता हूँ, आप कोई एक ना अपना कोई पॉइंट ले लो, कोई एक टॉपिक ले लो, ठीक है। जैसे कि अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हो, तो आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किया होगा वो आपका फेवरेट रहा होगा ना, तो उस एक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एकदम छोटे बच्चे के बेस का कोई एक क्वेश्चन या कोई टॉपिक लो और उसको दिमाग में सोचो कि उस पर आप पीपीटी कैसे बनाओगे और उससे आप बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हो, ठीक है।
जैसे कि अगर मैं बात करूँ न्यूटन्स लॉ, ठीक, अगर मुझे बच्चे को बताना है तो मैं बता सकती हूँ ना कि हम बच्चे को एक अगर हम चित्रों के माध्यम से ऑन द कंप्यूटर टीचिंग के माध्यम से हम इसको समझा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। और क्या वे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ, वे ये भी पूछ सकते हैं आपको कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है, क्या आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है, और क्या पूछ सकते हैं इससे जुड़ा हुआ। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आए थे, हो सकता है वे आपसे CCC का फुल फॉर्म भी पूछ लें। अगर आपने CCC किया होगा तो याद कर लेना इसका फुल फॉर्म। और एक्सपीरियंस भी वे पूछ सकते हैं कि कंप्यूटर पे आपका कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक। तो ये सब सारे क्वेश्चंस वे कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। अगला आता है 6 पॉइंट इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस। इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्लास 1 to 5 से रिलेटेड क्वेश्चन ही वे आपसे पूछेंगे, उससे अपर लेवल के क्वेश्चन वे आपसे नहीं पूछेंगे। वजह क्या है कि नहीं पूछेंगे? क्योंकि उससे अपर लेवल के क्वेश्चन वे उससे पूछेंगे जो इंग्लिश का कैंडिडेट होगा, ठीक है। और बाकी लोगों से 1 to 5 तक के ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब मैं आपसे बात बताऊं ना तो क्लास 1 में CBSE बोर्ड में क्लास 1 में हैज जो कुछ पढ़ाया जाता है मैं उसकी बात बताऊं तो लेटर एंड वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, वन एंड मेनी, प्रोनाउन, और इसके साथ ही वर्ड डिस्क्राइबिंग, डूइंग वर्ड्स, इज, एम, आर, हैज, हैव, प्रीपोजिशन, ए एंड द, सेंटेंसेज, पंक्चुएशंस, ये सब कुछ क्लास 1 में है, ठीक है। तो इतना है क्लास 1 में। अगर मैं ग्रामर की क्लास 2 की बात करूं तो क्लास 2 के CBSE बोर्ड में वाज, वर, हैज, हैव, हैड, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंपैरिजन, नाउन, मेल एंड फीमेल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल, पंक्चुएशन, सेंटेंसेज और एपोस्ट्रॉफी, फन एंड वर्ड्स, ये सब है क्लास 2 में, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि आपसे एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर पूछा जा रहा है या नाउन प्रोनाउन पूछा जा रहा है तो आपसे ना ये नहीं पूछेंगे कि आप बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आपसे परिभाषा नहीं पूछेंगे। वे आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर आप PRT के लिए हो तो मैं बता रही हूँ, तो वे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप छोटे बच्चों को एडजेक्टिव कैसे बताओगे, एडवर्ब में अंतर कैसे समझाओगे, नाउन और प्रोनाउन में अंतर कैसे समझाओगे, छोटे बच्चों को आप इसे कैसे समझाओगे। तो इस पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इसीलिए कुछ दिनों पहले मैंने आपसे कहा था कि छोटे बच्चों को कुछ दिन पढ़ा लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्लास 3 की बात करें तो उसमें भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, फ्यूचर टेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस भी है, फन विद वर्ड्स है, पंक्चुएशन, सेंटेंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, होमोफोन्स, ये सब कुछ है। लेटर राइटिंग क्लास 3 में है। ओ माय गॉड, सोच लो। इसके साथ क्लास 4 की बात करें तो कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, और साथ ही प्रोनाउंस, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, एडजेक्टिव, कंपैरिजन, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, थोड़ा और बड़ा हो गया होगा इसमें, आर्टिकल, पंक्चुएशन, सेंटेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और ये सब कुछ है। प्रोवर्ब्स भी है इसमें और राइटिंग स्किल्स भी है। क्लास 5 की बात कर लेते हैं। क्लास 5 के ग्रामर की बुक में जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, नाउन एंड जेंडर, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड कंपैरिजन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, एडवर्ब, आर्टिकल, पंक्चुएशन, सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ओ माय गॉड, आइडियम्स, वोकैबुलरी, राइटिंग, ये सब कुछ छोटे बच्चों के लेवल का पढ़ लेना बेटा, क्योंकि इजी नहीं है और इजी भी है। छोटे बच्चों के लेवल का पढ़ना है यार, बड़े बच्चों के लेवल का तो कुछ आना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चों के लेवल का ही पढ़ना है आपको, और ये समझाना है कि छोटे बच्चों को कैसे समझाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी, आधे एक घंटे लगेंगे, आपको सब कुछ मैं बता दूंगी। तो अगर आप लोग चाहोगे तो अगर मुझे 10 से ज़्यादा कमेंट्स आए इस पर तो ही मैं बनाऊंगी, ठीक। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट क्या होगा, एप्लीकेशंस फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन। बिल्कुल, एप्टीट्यूड रिलेशन क्वेश्चन तो वे पूछेंगे ही आपसे, पक्का पूछेंगे एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन।
अगर वे सही तरीके से इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वे यह क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन में भी यह पूछ सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वे पूछेंगे कि आप ये जॉब छोड़ना क्यों चाहते हैं, और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो वे यह पूछ सकते हैं कि आपने जॉब अपनी छोड़ी क्यों थी। ठीक है, या फिर वे यह क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप जहाँ पढ़ाते थे, आप कहाँ पढ़ाते थे, आपने टीचिंग कहाँ की, ठीक, और अगर टीचिंग की तो आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ाया, ठीक, और यही सब क्वेश्चन पूछेंगे। अब जैसे कि बैरकपुर में एक क्वेश्चन किया गया था कि आप कहाँ, क्या आपने टीचिंग की है, तो कैंडिडेट के ये कहने पर कि हाँ हमने टीचिंग की है प्राइवेट स्कूल में, वे नाराज हो गए। मतलब वो थोड़े रूडली उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल क्या होता है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि आपको यह नहीं बताना है, ठीक, आप ऐसा चाहे बोल सकते हैं कि हम एडहॉक पे थे, ठीक है, एडहॉक टीचर थे। और देखो भारत में अगर मैं बात करूं तो 70% स्कूल तो प्राइवेट ही हैं, हर गली मोहल्ले में स्कूल खुले हुए हैं, तो सब तो प्राइवेट ही है ना। तो लेकिन ये सभी स्कूल कहीं ना कहीं से किसी दूसरी संस्था से जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो किसी दूसरे स्कूल से जुड़ा हुआ ना हो। अगर नहीं जुड़ेगा तो फिर उसकी मान्यता रद्द हो जाती है। तो हर स्कूल को मान्यता मिली हुई है, और जो जिन स्कूल को मान्यता मिली हुई है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो वे स्कूल आप ये ना कहिए कि प्राइवेट है, क्योंकि मोस्टली स्कूल तो भारत में प्राइवेट ही हैं। सरकारी स्कूल में सब टीचर्स होते तो फिर आर्मी में क्यों जाते। जाहिर सी बात है ना कि अगर आपके पास सरकारी स्कूल होता तो आप आर्मी में क्यों जाते। फिर नहीं है आप सरकारी स्कूल में टीचर, तभी तो आप आर्मी में जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं बताना है कि आप प्राइवेट में थे या कहाँ थे। हाँ मैं टीचर था, ठीक है, मैं कहीं में टीचिंग करता था या करता हूँ या करती हूँ, जो भी आप हो वो सब बताइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एप्टीट्यूड रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन था सब्जेक्ट विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट को आपने लिखा होगा कि आपको पढ़ाना पसंद है, उससे भाई पढ़ लेना थोड़ा बहुत। जरूर पूछेंगे वे कि आप उसको बच्चे को कैसे पढ़ाओगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। और साथ ही इसमें गेम की बात भी गई थी ना कि आपको कौन सा गेम, इंडोर और आउटडोर गेम्स आप बच्चे को खिला सकते हो, तो उसे भी याद कर लेना, मतलब उस गेम के रूल्स वगैरह जान लेना। ठीक, अगला है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है या जो भी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा है, या फिर वह सब्जेक्ट जो आपने लिखा है कि सब्जेक्ट विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट, उससे जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टिप्स की बातें। तो सारे टिप्स तो मैंने बता ही दिए, अब क्या बताऊं। देखो टिप्स में मुझे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अब तक मैं अपने 10 वीडियो में तो बता ही चुकी हूँगी कि आपको क्या ज़रूरत है, वहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, तो मैं अब भी वही बताऊँगी। आपके चेहरे पर स्माइल, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिवनेस, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। गुस्सा कंट्रोल करना, और वहाँ पर जब जा रहे हो तो सैनिटाइजर अपने साथ रखना, मास्क साथ रखना, और क्या, एक और कोई चीज़ थी ना, मास्क, सैनिटाइजर और अपने खाने पीने की चीज़ें, पानी अपने साथ रखना और खाने की चीज़ें ढेर सारी रख लेना, क्योंकि वहाँ दिन भर लग सकता है। सुबह 8 बजे बुलाया जाएगा, हो सकता है दिन के 4 बज जाए, मतलब शाम के 4 भी बज जाए। तो खाने पीने की चीज़ें अपने साथ रखे रहना, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप इंटर कर गए अंदर तो फिर आपको बाहर आने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो खाना पीना अपने साथ रखना सब कुछ। और एक टिप्स ये है कि जब तक वो कहते हैं ना भूखे भजन न होए गोपाला, तो पेट में अगर भोजन नहीं रहेगा, भूख लग जाएगी, तो फिर आपको गुस्सा आएगा या रोना आएगा या फिर परेशान हो जाओगे, और ऐसे में आपका इंटरव्यू खराब होगा। तो इस तरह से आप मत करना, खाना पीना अपने साथ रखना और बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। और यह सोच के जाना, सबसे रोस्ट की उम्मीद करके जाओ, ठीक है, और मतलब नहीं, उम्मीद अच्छे की करो और सबसे रोस्ट की तैयारी करके जाओ कि जो सबसे बुरा हो ना उसके लिए भी तैयार रहो, ठीक, और उम्मीद करो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ओके, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ, और जितने भी आपको क्वेश्चंस हों आप कर सकते हो मुझसे, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करना, मुझे अच्छा लगता है आपको रिप्लाई करने में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।